स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज टेंथ क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम एक छोटा सा मैटर तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम जो फिजिक्स का एक पार्ट है, आपके नवा लेसन है, लाइट वाला लेसन, इम्पोर्टेंट पार्ट और ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी बच्चों के यहाँ से ही आती है कि भाई फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा सा हार्ड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी करके आपको इस लेसन को समझाया जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप और हमें पूछ सकती हो। ओके, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि जो ये प्रकाश है, ये लाइट है, ये है क्या। तो देखो बच्चों, आप दैनिक जीवन में ऐसा देखते हो कि जो रात्रि का समय है अपना, उस रात्रि के समय में कोई भी वस्तु है या वस्तु का रंग है वो आपको कभी भी व्यवस्थित दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो रात के समय आपको कोई भी वस्तुएं व्यवस्थित दिखाई नहीं देती है। लेकिन दिन की बात की जाए तो दिन में आपको प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित दिखाई देगी कि वो कहाँ पर रखी हुई है और किस रंग की है। ओके, फिर आपके माइंड में ये बात भी आती है कि सर हमें कुछ वस्तुएं लाल रंग की है, ठीक है, यानी रेड कलर की, कुछ वस्तुएं हमें नीले रंग की है, ब्लू कलर की, यानी सब हमें अलग अलग रंग की दिखाई देती है। तो ऐसा भी क्यों है? तो देखो, जैसे प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है बेटा जी, वो क्या है? यहाँ पर सूर्य है। अपनी पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, जनरली आप बोलते हो कि सर वो तो श्वेत होता है, लेकिन जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने रंगों से? 7 रंगों से। ये रंग होते हैं विबग्योर। तो देखो, VIBGYOR, इनकी डिटेल भी अभी आगे देखेंगे। तो ये वॉयलेट बैंगनी रंग है, आसमानी रंग है, ठीक है, नीला रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, ऑरेंज, नारंगी और ये लाल रंग। ठीक है, तो जैसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि सूर्य से निकलने वाले जो ये 7 रंग है, ये व्यवस्थित देखो लाल से लेकर बैंगनी तक आपको दिखाए हुए हैं। अब मान लो ये सारे के सारे रंग यहाँ पर एक सेब पर गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको जो सेब का रंग है वो केवल एक ही दिखाई देता है, क्योंकि देखो हर वस्तु में ऐसा गुण होता है कि वो विशेष रंगों का तो क्या करती है? अवशोषण करती है, और कुछ विशेष रंगों को वापस क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। तो जैसे सेब की बात की जाए तो देखो ये 6 रंगों का तो क्या कर रही है? यहाँ पर अवशोषण कर रही है, लेकिन जो लाल रंग है उसे वापस क्या कर रही है? देखो, परावर्तित कर रही है। और ये लाल रंग ही केवल आपकी आंख पर गिरता है, इसीलिए आपको सेब का जो रंग है वो लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो जो लाइट है इसके बारे में कुछ डिटेल है। ठीक है, तो प्रकाश की यहाँ एक शॉर्ट परिभाषा आप बना सकते हो कि लाइट यानी प्रकाश एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंख में, जो हमारी आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके, जो हमारी आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके, क्या ये याद रखना, संवेदना उत्पन्न करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है, उत्पन्न करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है, वस्तुओं का आभास कराती है। ओके, तो इसे हम बोल रहे हैं लाइट। ठीक है, और आंख से मतलब ये है कि जब ये लाइट वाला पार्ट अपने आंख का जो आंतरिक भाग है, जिसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, रेटिना, ठीक है, तो जब ये रेटिना पर गिरता है तो रेटिना क्या करता है? वो संकेत हमारे मस्तिष्क में भेजता है और बाद में हमें वो रंग, वो लाइट, ये सब दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा क्या है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुओं का आभास होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ इसी घड़ी में हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप दैनिक जीवन में जब भी सुबह प्रिपेयर होकर आप स्कूल के लिए जाते हो तो आप मिरर के सामने यानी दर्पण के सामने खड़े होते हो। तो आपने वहां देखा होगा
आप दर्पण के एकदम जस्ट सामने बीचों बीच में खड़े होते हो, ठीक है, जो मैं यहाँ पर डॉट वाला चिन्ह बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ खड़े होने पर होता क्या है कि आपको प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वो जस्ट सामने ही दिखाई देता है। तो परावर्तन की परिभाषा देखो ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे ये पहला माध्यम देखो हवा है जहां पर आप खड़े हो, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है। तो दूसरा माध्यम कौन सा है भाई? दर्पण, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, यानी कांच, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, तो देखो यहां टकराने के बाद में वापस ये किरण देखो ऊपर की तरफ चली गई और वापस ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चली जाती है, यानी हवा से चली थी हवा में ही वापस चलेगी, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, तो ऐसी घटना को आप बोलते हो प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हो? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो जनरली जब आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो तो आप यहां खड़े होते हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की किरण देखो इस तरीके से जाती है और टकराने के बाद में वापस इसी माध्यम में लौट के आ जाती है। प्रैक्टिकली आप ऐसा कर सकते हो घर पर कि जहां से खड़े होकर आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो, आप वहां से थोड़ी सी अपनी स्थिति को चेंज कर दो, यानी आप 30 डिग्री के एंगल पर घूम जाओ। तो आप नोट करोगे कि इस बार आपको 30 डिग्री के एंगल पर जो वस्तु रखी हुई थी, यानी आप घूम गए तो आपको खुद का प्रतिबिंब भी थोड़ा तिरछा, या फिर यहां पर जो वस्तुएं हैं आपको उन वस्तुओं का प्रतिबिंब इस बार दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये तो परिभाषा आ गई परावर्तन की। अब दैनिक जीवन में आपके दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, यानी अगर ये प्रकाश एकदम चिकनी सतह पर गिरे, जैसे दर्पण है, तो वो दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को एक निर्धारित दिशा में भेजेगा। जैसे देखो सारी की सारी किरणें एक ही दिशा में आ रही है। तो अपन कई बार करते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, दर्पण का एक टुकड़ा ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, किसी के चेहरे पर एक ही बार में डालते हैं, देखते हैं हमेशा, और उस चमक से हमारी आंखें भी बंद हो जाती है। तो ऐसा परावर्तन तो होता है बेटा जी नियमित परावर्तन, ठीक है। और जो खुरदरी सतह होती है, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो अपने मान लो खिड़की के द्वारा कमरे में आ गया, तो कमरे के एक दीवार पर गिरा। अब ये दीवार क्या करती है, उसी प्रकाश को धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करके सभी दीवारों पर डाल देती है, लेकिन यहाँ पर कोई चमक उत्पन्न नहीं होती क्योंकि दीवार कैसी होती है, खुरदरी। तो अगर प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर गिरता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को तो हम बोलते हैं विसरित परावर्तन, ठीक है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार की जो सतह है वो भी बेटा जी कैसी होती है, खुरदरी होती है, इसलिए हमें उसके जो छोटे छोटे अक्षर हैं वो भी व्यवस्थित दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखो दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है। पहली परिभाषा कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक नियमित या निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को तो हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। और अगर प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में, जैसे देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये 1 नंबर अलग दिशा, 2 नंबर अलग दिशा, 3 नंबर अलग दिशा, 4 नंबर अलग दिशा। ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। ओके, अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि जो परावर्तन है उस परावर्तन के कुछ नियम आपको दिए हुए हैं। तो देखो आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। तो सिंपल से नियम है। तो पिछला आपका डायग्राम था, एक बार मैं वापस वहीं आपको दर्शा देता हूं। तो यहां देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपतित किरण है, यानी ये वाली किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है, देखो ये, इस कोण को तो हम बोलते हैं यहाँ पर आपतन कोण, जिसे हम आई के निशान से दर्शाते हैं। और ये है परावर्तित किरण, ये यहाँ विलंब से जो कोण बनाती है इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण आर। अब देखो बेटा जी एक चीज आपकी जरूर यहाँ कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि 10th क्लास में आप जनरली देखते हो कि आप जो भी कोण जैसे चांदे की सहायता से मापते हो तो वो तो आप आधार से मापते हो। तो किरण प्रकाशिकी में आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ आपको जो भी कोण है वो ये जो बीच वाली आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से मापना होता है।
इस लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पर अभिलंब। ये नाम भी आपको याद रखना, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर अभिलंब। तो इस प्रकाश वाले पार्ट में जो भी कोण मापा जाएगा वो हम कहाँ से मापेंगे? अभिलंब से। ठीक है, तो यहां देखिए पहला नियम आपका आ जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब ये एक ही तल में होते हैं। एक तल का मतलब होता है अधिकतम 2 दिशाओं में होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें x दिशा भी आ गई, y दिशा भी आ गई और z दिशा भी आ गई। ऐसा नहीं है, यहाँ ओनली फॉर 2 दिशाएं होती है, जो x y भी हो सकती है, y z भी हो सकती है, या x z भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा नियम कि जितने डिग्री का यहाँ आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री का यहाँ परावर्तन कोण होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ अपनी स्थिति आप 30 डिग्री के एंगल पर चेंज कर देते हो आप, तो आपको प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ 30 डिग्री के एंगल पर ही दिखाई देगा। तो जितने डिग्री का कोण आपका आपतन होगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर परावर्तन होगा। तीसरा नियम कि दैनिक जीवन में अब देखते हैं कि जैसे दीवार की तरफ कोई भी वस्तु फेंकी जाए तो फेंकते समय हो सकता है उसकी स्पीड अलग हो, टकराने के बाद में उसकी स्पीड कुछ चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपतित प्रकाश की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो इस स्पीड से जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यहाँ भी ऐसा है कि किसी पृष्ठ से टकराने के बाद भी, अगर वो परावर्तक पृष्ठ है तो टकराने के बाद भी वेग का मान वो का वही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये ही तीनों पॉइंट आपके यहाँ व्यवस्थित लिखे हुए हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी अधिकतम 2 दिशाओं में होते हैं। और दूसरा नियम दिया हुआ है कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, यानी जितना आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। तो ये 2 ही नियम आपको दिए हुए हैं 10th क्लास में, ये 2 ही आप अच्छी तरह याद रख सकते हो। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो आप देखोगे कि जनरली सुबह आप अपना जो चेहरा है वो देखते हो समतल दर्पण में, इसमें समतल दर्पण में। तो ये देखो 3 से 4 विशेष पॉइंट आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ये जो रोज की प्रक्रिया है, तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और ये जो एम डे से जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये है अपना दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। तो हमेशा दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके लिए हमें कम से कम 2 किरणें काम में लेनी होती है। तो 2 किरणें देखो आपने दिखा रखी है यहाँ, ये एक प्रकाश की किरण चली और टकराने के बाद में यहाँ आ गई, ये प्रकाश की किरण चली टकराने के बाद में यहाँ आ गई। यानी दूसरी तरफ अगर आप खड़े हो, या आपकी आंख वाली स्थिति है, दूसरी तरफ अगर आप खड़े हो तो आपको कोई भी वस्तु जो दर्पण के सामने रखी हुई है उसका प्रतिबिंब देखो इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि किरण तो देखो यहां से चलकर आपकी आंख में जा रही है, लेकिन आंख हमेशा जो किरण आपकी आंख में पड़ती है ना, उसे देखो इस तरीके से सीधा करके देखते हो, मैं डैश के द्वारा दिखा रहा हूं, तो आपको वस्तु का जो ये प्रतिबिंब है ये पी की जगह क्या दिखाई देगा बेटा जी? पी डैश दिखाई देगा। तो यहाँ जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि जो लेफ्ट हैंड आपका होता है तो दर्पण में हमेशा राइट दिखाई देता है और राइट वाला लेफ्ट दिखाई देता है। जैसे आप पी लिखोगे और दर्पण के सामने करोगे तो आपको ऐसा क्यों दिखाई देगा? ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि समतल दर्पण से आपको हमेशा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो एक तो देखो बेटा जी वस्तु के बराबर होता है, यानी वहां वस्तु छोटी बड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूसरा वो प्रतिबिंब होगा सीधा, कभी भी आपको उल्टा दिखाई नहीं देगा, कैसा होगा? सीधा। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि वो प्रतिबिंब होगा आभासी। ये आपको याद रखना है कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? बराबर, सीधा और आभासी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व का मतलब यही है कि P वाला भाग आपको वहां क्यों दिखाई देगा। ठीक है, जनरली देखते हो देखो B अगर लिखा हुआ है तो आपको दर्पण में B इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, तो कई बार आपको ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें पार्श्व परिवर्तित वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हो
वो आपको किस प्रकार से दिखाई देता है? वस्तु के बराबर, सीधा, आभासी और पार्श्व परिवर्तित। ठीक है। लेकिन देखो दैनिक जीवन में हमारे समतल दर्पण के अलावा भी कुछ ऐसे दर्पण होते हैं जो आप काम में लेते हो, तो जिसमें दूसरा पार्ट है आपका गोलीय दर्पण। ओके। अब देखो बेटा जी, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो अगर सपोज करो आपके पास एक ऐसा खोखला गोला है, इसका कांच का, ये मान लो एक कांच का आपके पास खोखला गोला है। आपने क्या किया, इसकी एक सरफेस ये काट ली, तो ये वाली सरफेस जैसे मैंने काट ली। ठीक है, तो दो पार्ट बनते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो, जैसे पहले पार्ट बन गया ये, अगर इसकी बाहर वाली सतह पर आप पूर्ण परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हो, आप देखते हो कि कांच दर्पण कब बनता है? जब उसकी एक सतह पर पॉलिश की हुई हो। वो पॉलिश आप बाहर की सतह पर भी कर सकते हो, अंदर की धसी हुई सतह पर भी कर सकते हो। तो इसी के अनुसार देखो दो प्रकार के आपके दर्पण बन जाएंगे। वो दो प्रकार के दर्पण देखो बेटा जी इस प्रकार से होंगे। अगर बाहर की सतह पर आपने पॉलिश कर दी, तो फिर आप अपना प्रतिबिंब अब अंदर वाले भाग पर देखोगे, तो ऐसे दर्पण को तो हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ओके। और बेटा जी अगर आपने अंदर वाली सतह पर पूर्ण परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो अब आप इसकी बाहर वाली ऊपरी सतह पर देखोगे, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और देखो बेटा जी, दोनों का ही उपयोग आपके दैनिक जीवन में है। तो जितने भी अपने गाड़ियों का जो साइड ग्लास होता है, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के भी साइड में लगा हुआ है, वाहनों के सभी के साइड में एक ग्लास लगा हुआ है, वो हमेशा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। और आपने एक लाइन देखी हो कि उस साइड ग्लास पर एक लाइन भी लिखी हुई होती है, दिस ऑब्जेक्ट में बी एपियर क्लोजर देन द मिरर, यानी जिस वस्तु को आप इस उत्तल दर्पण में देख रहे हो वो थोड़ा सा और पास है जितना आपको दिखाई देता है। तो देखो इसे हम गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में काम में लेते हैं। और बेटा जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये दर्पण पीछे की वस्तु को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, पीछे के अधिकतम क्षेत्रफल को भी दिखाएगा, यानी ज्यादा भाग आपको इसमें दिखाई देता है, यानी इसमें प्रतिबिंब थोड़ा छोटा होगा। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, डेंटिस्ट के पास, तो जब आपके दांतों का वो परीक्षण करते हैं, तो वो एक चम्मच नुमा दर्पण आपके मुंह में डालकर दांतों की केविटी को देखते हैं। वो दर्पण कौन सा होता है बेटा जी? वो होता है आपका अवतल दर्पण। क्योंकि देखो उनका काम होता है सबसे पहले आपकी केविटी की जांच करना। तो जो डॉक्टर है, जो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट है, तो उन सब में जो दर्पण काम में आता है, या डॉक्टर जो अपने दांतों का परीक्षण करने में जो काम में लेते हैं, वो तो होता है अवतल दर्पण। और गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में जो दर्पण हम काम में लेते हैं, वो कौन सा होता है बेटा जी? उत्तल दर्पण। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। और परिभाषा के रूप में आप ऐसा याद रख सकते हो, अवतल दर्पण कौन सा होता है? जिसकी बाहरी सतह पर पूर्ण परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हो। ये पॉलिश अपनी चांदी या एल्यूमिनियम की परत होती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछ ली जाए, तो ऐसा दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर यानी अंदर वाली सतह पर पूर्ण परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई हो, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं कौन सा दर्पण बेटा जी? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो ये दोनों परिभाषाएं बेटा जी आपको याद रखनी है, और इनके उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं कि अवतल दर्पण आप कौन सी जगह काम में लेते हो और उत्तल दर्पण आप कौन सी जगह काम में लेते हो। फिर देखो एक एक पॉइंट में आपको और बता देता हूं कि उत्तल दर्पण का जो कार्य है वो होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने का। ठीक है। और अवतल दर्पण का कार्य होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? एक जगह कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे, तो ये दो डायग्राम आपको और दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। ये क्या है कि गोलीय दर्पण में कुछ विशेष परिभाषाएं आपको दी हुई है, या इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जैसे ये दर्पण आपके सामने है, बाहर की सतह पर आपको पॉलिश दिखाई दे रही होगी बेटा जी, तो ये है यहाँ पर कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखो बेटा जी, यहां से लेकर यहां तक आपको कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा।
तो इस पूरे दर्पण के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम पी के द्वारा दिखाते हैं। तो इस पॉइंट को तो हम बोलते हैं बेटा जी ध्रुव है, ठीक है, पोल। दूसरा कि ये जो आपने दर्पण लिया है, ये देखो एक खोखले गोले का भाग है, हालांकि गोला थोड़ा बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ऐसा, ये एक खोखले गोले का भाग है। तो जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ देखो आपको सी दिखाई दे रहा होगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से लेकर इस ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं बेटा जी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखा है, जो मैंने रेड कलर की आपको भी दिखाई है, वो आगे भी जा सकती है इस तरीके से। इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। चौथी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश की किरणें हैं, वो आपको देखो यहाँ पर दर्पण पर गिरती हुई दिखाई दे रही होगी बेटा जी। और देखो गिरने के बाद में सभी की सभी परावर्तित हो रही है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। और परावर्तित होने के बाद में सभी किरणें देखो एक ही जगह मिल गई, कौन से बिंदु पर, एफ बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरणें मिलती है, या दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरे डायग्राम में, ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है, यहाँ भी प्रकाश की किरणें चल रही है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें देखो इस तरीके से पीछे की तरफ, यानी जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में जाएगी। लेकिन इन किरणों को जब आप पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही होगी, यहाँ पर मिल रही होगी, मिलती नहीं है। तो इस बिंदु को भी हम क्या बोलते हैं बेटा जी, फोकस बिंदु। अब आपके माइंड में देखो एक बात जरूर आएगी, 8वीं क्लास से चल रही होगी, कि देखो ये प्रकाश की किरणें जहां पर आपको मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, ऐसे प्रतिबिंब को तो बेटा जी हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और ऊपर वाले डायग्राम में देखिए कि वास्तव में आपको प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये भी आपको याद रखना है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब। परिभाषाओं को देखो मैं एक बार वापस बता देता हूं कि कोई भी गोलीय दर्पण है, उसकी जो परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु, बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। दूसरी परिभाषा कि दर्पण को आप खोखले गोले का भाग मान सकते हो और उसके केंद्र को आप बोलते हो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो दोनों तरफ से मिलती हुई होगी, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें चलती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है बेटा जी। आगे हम इसी दर्पण से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े से हार्ड जरूर आपको लगेंगे, लेकिन एकदम सिंपल से तरीके से आपको वो समझाया जाएगा, ठीक है।